हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी जो हमारे डेरिवेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, पिछला डेरिवेशन हमने नॉन इक्वेशन पढ़ लिया। आज उसी से आगे का एक पार्ट है, यूं मान लो नॉन इक्वेशन का ही थोड़ा सा एक एक्सटेंशन रूप है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन, है ना। नॉन इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज हमें देखनी है। तो देखो बेटा, नॉन इक्वेशन में हमने लास्ट में ही लिखा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन NF किया था, और लॉग नेचुरल के अंदर हमने यहाँ पर जो आयन था, मेटल आयन, उसकी कंसंट्रेशन लिखी थी, यही किया था। और एक हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लिया था कॉपर और जिंक में, तो उस नॉन इक्वेशन को हमने डेरिवेशन में लास्ट में यही छोड़ा था, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, और n की जगह पे यहाँ पे 2F लिखा हमने, ठीक है। 2F इसलिए कि ये 2 क्या, F तो फेराडे है, और 2 क्या है, 2 यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना, तो वो था। अब इसी को अगर अपन देखो बेटा, मैंने उसमें भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें फिर बता रहा हूं, लॉग नेचुरल को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम यही चीज है, देखो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग, ये ln की जगह लॉग आ गया है ना। अब यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम वही चीज आई है। अब हम इसको देखें तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है बेटा, जब स्टार्टिंग होती है किसी रिएक्शन की, तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है जब वो दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, उनका डिफरेंस जीरो हो जाता है ना। अब जीरो डिफरेंस हो जाने पर, अब देखो ये वैल्यू हमारी ई सेल की थी, वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि जब आपकी कंसंट्रेशन इक्वल है उस कंडीशन में आपका जो सेल वोल्ट है वो जीरो आ जाता है। अब हम अगर इसको यहां पर ये जीरो के सापेक्ष मानते हुए चले, तो ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो की अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये जो वैल्यू नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक यही चीज यहां हुई है, देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये माइनस में था, ये वैल्यू हमने यहां पक्षांतरण कर दिया, तो 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। और हम जानते हैं जिंक और कॉपर क्या थे, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आता है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो कैसी होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये यूज कर रहे हैं लॉग कैसी। और हम जानते हैं कि कॉपर और जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है, ये एक सेल में आता है, तो उनका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। कैसे होता है, देखो बेटा, हम जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर माइनस ई एल। आर और एल का आपको पता है, आर मतलब होता है कैथोड और एल मतलब होता है एनोड। तो R की वैल्यू मतलब यहाँ पर R कौन होता है, कैथोड जो होता है वो कॉपर का होता है, जिंक का होता है एनोड। तो कॉपर की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कितनी होती है बेटा, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस जिंक की होती है माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इस माइनस माइनस को क्या कर देंगे, 0.34 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76, तो आप इन दोनों को टोटल करोगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर सीधी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अब अपने को RT और F को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, R की वैल्यू क्या थी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पिछले वीडियो में भी मैंने लिखवाई थी 8.314, और T हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलते हैं, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू क्या थी 96500, राउंड फिगर में हम ले रहे थे। तो इन वैल्यू को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं, 2 को नहीं करना है, देखिए 2 चेंज हो सकता है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को अगर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आई थी 0.059 अपॉन 2 लॉग कैसी, और इसकी वैल्यू थी 1.1। यहां पर आपको कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है, अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो तो वो लॉग कैसी देगा, और अगर लॉग कैसी कैलकुलेट करना हो तो आपको ई सेल की वैल्यू देगा, जैसे इसमें दी हुई है 1.1 वोल्ट, ये आप इसकी जगह पे रख सकते हो, और लॉग कैसी निकालना हो तो ये 0.059 नीचे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप में से ये 2 वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है, एक गिवन होगी और एक आपको निकालनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब अगर अपन इसी इक्वेशन को जनरल बात करें कि भाई यहां पर तो हमने कॉपर और जिंक लिया था, सेल लिया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, अगर ऐसा नहीं हो, किसी भी जनरल सेल के लिए बात करें, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, है ना। N इसलिए लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, वो डिपेंड करेगा मेटल पे, कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो, और लॉग कैसी। बस ये जो इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, इसमें से आपको पता है R की वैल्यू कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में,
और आपको फेराडे की वैल्यू कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन आपको जो मेटल देगा उस पर डिपेंड करेगा। अब आपको होगा क्या, या तो ई सेल देके कैसी पूछेगा या कैसी देके ई सेल पूछेगा, तो दोनों में से एक वैल्यू दी हुई होगी, एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, वो काम अपना इजीली हो जाएगा। इस टाइप से ये आपके डेरिवेशन इस थर्ड चैप्टर के अंदर दो ही बनते हैं, हालांकि वो है तो एक ही इक्वेशन नस्ट इक्वेशन का, बट इसको एक्सटेंड करके इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में हम दो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेरिवेशन टोटल 9 हो गए, यानी सॉलिड में 4, अपना सॉल्यूशन में 3 और 2 हो गए आपके इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।